साहब, फजील साहब की बात बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि आप देखिए कि कल कुर्सी पे बैठेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने कहा था कि मेरे कुर्सी पे बैठने से पहले सीज फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए। इसका मतलब बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कैप्टन साहब। और दूसरी चीज अभी लिख रहे हैं हमारे यूनुस चौड़वारा साहब, वो लिख रहे हैं नेतन्याहू की गाजा में एक और बड़ी हार हुई है कि हमासी गाजा की कमान संभालेंगे। ये जो कैप्टन साहब, आप इसको कैसे मानते हैं कि ये जो चीज तय हुई है कि हमास के ही लीडर वहां पे कमान संभालेंगे, ये वाकई क्या उनकी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा कि उन्हें ही लीडरशिप मिली है? अ, देखिए, इज़राइल की पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बने, उसमें हमास के अगर कुछ पार्टिसिपेशन हुआ, उसके बावजूद इज़राइल और अमेरिका कोशिश करते रहेंगे कि पीए जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, लीडरशिप उनके हाथ में रहे, कंट्रोल उनके हाथ में रहे, मोहम्मद अब्बास साहब के हाथ में रहे। क्योंकि इज़राइल को 2 चिंताएँ हैं। अ, ठीक है, गज़ा को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो तो ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन करना है, दोबारा से गज़ा को तैयार करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रिपेयर करके नया बनाना है, ठीक है। इज़राइल की सबसे बड़ी चिंता अभी ये है कि जब गज़ा को दोबारा बनाना शुरू करेंगे, तो ऐसा ना हो कि वो बिल्डिंगें बनाते दोबारा से सुरंगें बन जाएँ। ऐसा ना हो कि वहां पर सरिये भेजे जा रहे हों और पाइप्स भेजे जा रहे हों, और ये सरिये और पाइप्स जो हैं ये बिल्डिंगों में या सिविल वर्क्स में या प्लम्बिंग में इस्तेमाल ना हो, और वो हमास के जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसको रॉकेट्स और मिसाइल्स में तब्दील कर दें। तो चिंता इज़राइल की यहां पर है कि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो सुरंगें नहीं बनने देगी, रॉकेट्स और मिसाइल्स नहीं बनने देगी, और जो भी केमिकल्स, जाहिर बात है केमिकल्स भेजे जाएंगे, उनका इस्तेमाल एक्सप्लोसिव बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। देखिए, किसी भी जो हम में से जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं, हम सबको मालूम है कि 5 तरह की केमिकल्स, इसको उसमें मिलाइए, इसको उसमें मिलाइए, धमाका कर सकते हैं। तो 3 चीजों से इज़राइल बहुत ही केयरफुल है कि हमास जो है फिर से मिलिट्री तौर पर अपने को तैयार ना कर ले, सुरंगें बनाकर, रॉकेट्स और मिसाइल्स बनाकर, एक्सप्लोसिव बनाकर। देखिए, हमास अगर मिलिट्री रूप धारण करता है, जैसे कल बात हो रही थी कि परेड कर रहे हैं, अगर वो परेड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर हमास परेड करना शुरू कर देता है हाथ में हथियार लेकर, तो यकीन मानिए उसके 1 घंटे के अंदर ही उस परेड ग्राउंड पर सीजफायर या नो सीजफायर, इजराइल की एयरफोर्स आके बॉम्ब गिरा देगी। ये नेतन्याहू ने कहा है कि हमास जो है अगर वो फौजी रूप धारण करेगा, तो फिर इजराइल जो है वो फ्री है अपनी बमबारी को फिर से शुरू करने के लिए। आज भी जो डिले हुआ है, मैं बताता हूं क्या हुआ है। आज डिले ऐसे हुआ कि सुबह सुबह हमास ने कहा कि वो बंधकों को तभी सुरंगों से या घरों से बाहर निकालेंगे जब पहले इजराइल अपने ड्रोन हटा लेगा आसमान से, और इजराइल ने मना कर दिया कि उसके ड्रोन जो हैं वो गजा के ऊपर उड़ते रहेंगे। हमास ने कहा, 2 घंटे 3 घंटे की देरी हो गई, हमास ने कहा कि ये ड्रोन अगर आसमान में उड़ते रहेंगे तो जैसे ही वो सुरंगों से इन बंधकों को निकालेंगे या बिल्डिंगों से, तहखानों से इन बंधकों को निकालेंगे, तो ड्रोन में पकड़ लिए जाएंगे कि फलानी जगह सुरंग है, फलानी जगह बिल्डिंग के नीचे तहखाना है। तो ये 3 घंटे के बाद फिर दबाव डाला गया कि नहीं, ये ड्रोन उड़ते रहेंगे और हमास उन बंधकों को निकाल कर लाएगा। तो ये गिव एंड टेक है। आज से ये उम्मीद की जा रही है कि हमास जो है अपना जो हथियार वाला रुख है उसको छोड़ देगा, और अगर सरकार का हिस्सा बनता भी है
तो प्योर एंड सिंपल सिविलियन पॉलिटिकल पावर की तरह से व्यवहार करेगा। बाकी नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर उनको कोई भी इंडिकेशन मिला कि हमास के रॉकेट यहाँ हैं, वहां हैं, या हमास जो है अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है, तो बम गिराएंगे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। और बहुत खूबसूरती से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। वाकई जितनी तारीफ की जाए कम है। एक बहुत ही आसान जबान में। और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक बात जो लिखी है, कैप्टन साहब, मैं वो उस पे आऊंगा। बाद उन्होंने लिखा है, ट्रम्प ने कहा है कि युद्ध विराम को फ्लेवर युद्ध विराम अगर फेल होता है तो क्षेत्र की दूसरी सैन्य ताकतें इसराइल के खिलाफ खड़ी होंगी। ये जो बात कही है ट्रम्प ने, कैप्टन साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट जुमला है? यानी उनको लग रहा है कि अगर युद्ध विराम जंग बंदी नाकाम होती है, कहीं कुछ होता है, तो जिसके पीछे इजरायली होगा। क्या ये तलवार है? देखिए, जब भी जंगबंदी होती है तो दो चीजें मान लेनी पड़ती हैं। एक तो है कि उभय पक्ष जो है दूसरे पक्ष को ज्यादा सम्मान देगा, ज्यादा इज्जत देगा। दूसरी चीज है, जब भी जंगबंदी हो जाती है तो एक और चीज मान ले जाती है कि कोई भी पक्ष ये दावा नहीं करेगा कि वह जीत गया और उसने दूसरे पक्ष को दबा दिया। क्योंकि अगर ऐसी धारणा आती है किसी को भी, चाहे इजराइल हो या हमास हो, अगर उसे ऐसा लगे कि वो जंगबंदी इसलिए करा सका क्योंकि जो दुश्मन है, ओपोनेंट है, वो डर गया, तो फिर वो जंगबंदी ज्यादा दिन तक लागू नहीं होती है। जंगबंदी के बाद दोनों पक्ष को एक दूसरे को इज्जत देनी पड़ती है, बराबर की नजर से देखना पड़ता है। समझिए, मैं मिलिट्री मैन के हिसाब से बात करूंगा। समझिए, आज से एक हफ्ते के बाद हमास डिसाइड करता है कि वो जंगबंदी तोड़ना चाहता है। अब फौजी तौर पर अगर एक हफ्ते के बाद हमास डिसाइड करता है कि भाई बहुत हो लिया, अब हम जंगबंदी तोड़ेंगे, हम हमला करते हैं, तो हमास क्या हमला करेगा? मैं आपको उसकी रूपरेखा बता देता हूं। पिछले जब जंग शुरू हुई थी तो हमास हर रोज ऑन एन एवरेज 100-200 रॉकेट फायर करता था। लॉन्ग रेंज रॉकेट फायर करता था जो कि 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाते थे। और ऐसे रॉकेट फायर करता था हमास। मैं पिछले 2023 की अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूं, जिसमें वॉरहेड थोड़ा बड़ा होता था, 10 किलो का, 20 किलो का। लेकिन फिलहाल अगर आप पिछले 1 महीने या 15 दिन की बात देखें, हमास ने जो रॉकेट फायर किए हैं वो कैसे रॉकेट थे? पहली चीज तो है, छोटे रॉकेट है जिनकी रेंज महज 5 या 10 किलोमीटर है। दूसरी चीज है कि इन रॉकेट्स में जो वॉरहेड है, एक्सप्लोसिव कंटेंट जो है, वो महज 1 किलो 1.5 किलो है। तो अगर हमास डिसाइड करता है कि वो जंगबंदी तोड़ देगा, भाई बहुत हो गया और सहन नहीं हो रहा, सीजफायर नहीं चाहिए, हम तो हमला करेंगे, तो उन्होंने ऐसे हमले करने की 10 20 30 रॉकेट फायर कर देने हैं। वो इजराइल के अंदर हाइफा तेल अवीव की तरफ जाएंगे, 5-10 किलोमीटर जमीन पे गिरेंगे। अनगाइडेड रॉकेट होते हैं, इनमें कोई भी गाइडेंस सिस्टम नहीं लगा होता, ना जीपीएस गाइडेड, ना इंफ्रारेड गाइडेंस, ना इनर्शियल नेविगेशन। वो कहीं पे भी खेतों में, खलिहानों में, गार्डन में, सड़क के ऊपर गिर के फट जाते हैं। क्योंकि वॉरहेड बहुत छोटे हैं। जो पिछले उसका मैं बताता हूं, उससे ऐसा नहीं है कि इजराइल में कोई 10 मंजिला बिल्डिंग गिर जाए। फौजी तौर पे मैं बात कर रहा हूं, अगर इजराइल जंगबंदी तोड़ता है तो इजराइल के पास क्या हथियार है? जंगबंदी अगर इजराइल तोड़ता है, इजराइल कहता नहीं यार मैं बहुत परेशान हूं, हमास वाले कहना नहीं मान रहे, तो बम गिराता हूं जाकर। तो इजराइल की एयरफोर्स ने 100 बम गिराने हैं 500-500 किलो के। और अगर आप पिछले एक हफ्ते का हिसाब देख लें, जब से हम सुन रहे हैं कि जंगबंदी होने वाली है, हर रोज 70, 80, 100, 120 फिलिस्तीन के सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो अगर इजराइल जंगबंदी तोड़ता है तो फौजी हिसाब से मैं बता रहा हूं कि हर रोज फिर से गजा के अंदर 100 या 120 सिविलियन मारे जाएंगे, लेकिन औरतें मारे कैप्टन साहब, जाएंगे, बच्चे हमारा मारे सवाल जाएंगे। दूसरा है। कैप्टन साहब, हमारा सवाल ये नहीं है कि कौन कितना किसको मार लेगा।
वो तो मरने के लिए तैयार है, कोई ऐसा नहीं है, मर ही रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों की फौजें जो है वो खड़ी हो जाएंगी। और ये जब वो बात कह रहे हैं तो इसके पीछे ऐसा भी मुझे लग रहा है कि मैं कोई मदद नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना, जो घर का बदमाश लड़का होता है तो उसको समझाते हैं माँ बाप, और जब वो नहीं मानता है तो कहते हैं, ठीक है जाओ फिर लड़ो और हमसे बात ना करना, हम मदद नहीं करेंगे और लोग आएंगे तुम्हें पीटेंगे। तो ये जो बात कह रहे डोनाल्ड ट्रंप, मैं उस पे बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा मुमकिन है या सिर्फ ये बयान है। डॉक्टर रिजवी, मेरे ख्याल से मैंने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ज्यादा दुनिया देखी है। अगर किसी अरब मुल्क ने पिछले 40 साल 50 साल से कुछ नहीं किया, ना मिस्र ने किया, ना तुर्की ने किया, ना सऊदी ने किया, ना जॉर्डन ने किया, सीरिया तो छोड़ ही दीजिए, लेबनान ने भी नहीं किया, तो कौन सा ऐसा अरब मुल्क है? ईरान की बात छोड़ दीजिए, ईरान और हूती की बात छोड़ दीजिए, आज की तारीख में पत्थर की लकीर है, मैं हीरे के कलम से लिख के दे सकता हूं कि सऊदी में, मिस्र में, तुर्की में, लेबनान में, सीरिया में वो कुछ बचा नहीं। ये लोग इजराइल के खिलाफ एक छोटा पत्थर भी फेंकने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मैं